हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो ना केवल AIB 18 के एग्जाम के लिए हेल्प होगी, आपकी कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि AIB 18 के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन जो है या तो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं या जनरल नॉलेज से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके करंट अफेयर को भी खूब अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो पाएगा। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए UAPA। अभी रिसेंटली आपने न्यूज के अंदर इस पर चर्चा करी होगी, न्यूज के अंदर आपको इस चीज के बारे में देखने को मिला होगा। अब ये होता क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अनलॉफुल प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल सेकंड ऑप्शन है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। थर्ड ऑप्शन है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट और लास्ट ऑप्शन है अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट। तो कौन सा इसका सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। इसकी इसकी फुल फॉर्म क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो जो ये एक्ट है हमारा UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये कौन से ईयर का एक्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईयर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, सेक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो क्या ये एक्ट जो है 1965 का है, 1967 का है, 1966 का है या 1976 का है। तो ये जो हमारा एक्ट है ये हमारा 1967 का, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगर किसी को भी इफ एनी वन कमिट ऑफेंस अंडर UAPA एक्ट, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसे में उसे पनिश किया जाएगा एज एन इंडिविजुअल, एज एन एसोसिएशन, या दोनों, या फिर कुछ भी नहीं। बात करें, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को कि पहले क्या होता था। एक अमेंडमेंट आई थी, उस अमेंडमेंट से पहले जो था कि इसमें अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता था तो वो एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को पनिश किया जाता था। लेकिन अब यानी कि उस अमेंडमेंट के बाद से जो था इंडिविजुअल को भी जो है पनिश किया जाने लगा। तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन। अब मैं वो अमेंडमेंट बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ UAPA, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट एनीवन टू डिस्टर्ब द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन है टू प्रिवेंट एनीवन टू डिस्टर्ब द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। बोथ 1 एंड 2 ये दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए इसका थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि इंडिया की सोवरेनिटी, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अगर इस चीज को कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको रोकना, यही तो इसका उद्देश्य है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट इफ एनीवन लायबल फॉर द ऑफेंस अंडर द UAPA। अगर इसके अंदर किसी ने ऑफेंस किया है तो उसे मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 20 साल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाइफ इंप्रिजमेंट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है डेथ पेनल्टी, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इसमें से कोई भी नहीं है। तो इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे मैक्सिमम डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 अप्लीकेबल होता है इंडियन नेशन पर और फॉरेन नेशन पर। तो ये दोनों पर अप्लीकेबल होता है, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अब आप यहाँ पर इस चीज को अच्छा आसानी से याद कर पा रहे होंगे करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के हिसाब से कि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। कौन से साल का एक्ट है? 1967 का। Under the UAPA, the investigation agency can file a charge sheet in what maximum time limit before the court? यानी कि सिंपली ये कहा गया है जब हम सीआरपीसी के अंदर देखने को हमें मिलता है कि आपको पुलिस ऑफिसर है उनको कितने समय के अंदर चार्जशीट कोर्ट में फाइल करनी होती है। वैसे तो कोई समय सीमा नहीं स्पेसिफिकली निर्धारित नहीं की गई है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अक्यूज के पास एक डिफॉल्ट बेल राइट है, तो उसके अंदर जो है हमें कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है कि अगर आप नहीं फाइल करोगे तो बेल अपने आप मिल जाएगी अक्यूज को, क्योंकि डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है सीआरपीसी में। अगर 10 साल तक के लिए पनिशमेंट है तो 60 दिन के अंदर मिल जाएगी, और अगर उससे ज्यादा का ऑफेंस उसने कमिट किया तो 90 दिन के अंदर। यानी कि आपने अगर यहाँ पर रिकॉर्ड फाइल नहीं किया तो यहाँ पर उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। इसी तरीके से बात करें यूएपीए की, तो यूएपीए में भी यहाँ पर एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि 180 डेज के लिए 180 डेज के अंदर आपको जो है यहाँ पर चार्जशीट फाइल करनी होगी कोर्ट के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसी अमेंडमेंट के माध्यम से एक अच्छा खासा परिवर्तन इस एक्ट के अंदर देखने को मिला था। क्या क्वेश्चन है? इन व्हाट अमेंडमेंट बिल टू पनिश इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंदर टेररिस्ट जो है एक्ट करता है और वो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल होता है और एज एन इंडिविजुअल पनिशेबल होता है, तो किस अमेंडमेंट में यह बात कही गई थी? क्योंकि मैंने बताया था पहले तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक काम करती थी जो कि एक टेररिस्ट के रूप में उन पर जो है इंडिया के अंदर यानी इंडिया में टेररिज्म फैलाया जा सके, तो इसलिए यहाँ पर अब इंडिविजुअल को भी पनिश किया जाने लगा कि वो भी एक टेररिस्ट अटैक कर सकता है, टेररिज्म को फैला सकता है भारत के अंदर। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? फर्स्ट ऑप्शन कहता है अगस्त अमेंडमेंट बिल 2015, अगस्त अमेंडमेंट बिल 2016, मई अमेंडमेंट बिल 2019, अगस्त अमेंडमेंट बिल 2019। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द करेक्ट कास्ट सर्वे डाटा रिलेटेड टू द बिहार करंट पॉपुलेशन। आप सभी को पता है रिसेंटली बिहार में जनगणना जो है करवाई गई है, तो एग्जैक्टली इसका क्या डाटा निकल कर आया ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ओबीसी का 27, ईडब्ल्यूएस का 36, एससी का 19, एसटी का 16 जो अनरिजर्व है जर्नल है उनके लिए 18% निकल कर आया है। यानी कि कंक्लूजन क्या है? 85% जो लोग हैं वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि जब हमारे कानून के अंदर एक समय सीमा एक निर्धारित की गई है परसेंटेज की कि इतना ही आरक्षण मिलना चाहिए, तो 85 कैसे मिल रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितनी रिजर्वेशन दी गई है, किस केस में निर्धारित की गई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इसलिए ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले से ही। ये कौन सा केस है जिसमें यह कहा गया था कि 50% से ज्यादा मैक्सिमम जो है रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी? तो इसको आप कहीं ना कहीं जरूर लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस था, तो इसको आप लिख लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाउ मच सीट हैज बीन रिजर्व फॉर द वुमेन अंडर द रीसेंट 106
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होगा, आई होप आप सभी को पता होगा कि कितने रिजर्वेशन दी गई है वुमेन्स को सीट के रिगार्डिंग जो लोकसभा और राज्यसभा की है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है 30%, दूसरा ऑप्शन कहता है 33%, तीसरा ऑप्शन कहता है 34% और फोर्थ ऑप्शन कहता है 32%। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेकंड ऑप्शन, 33% रिजर्व की गई है सीट महिलाओं के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, यानी इन सभी के मीनिंग को हमें देखना है क्या ये सही है। तो पहला है सेंसस, सोशल इकोनॉमिकली डाटा ओनली SC ST जो कि कलेक्ट किया जाता है। कास्ट सेंसस का क्या मतलब है, सोशल इकोनॉमिकली डाटा ऑफ OBC जो कि कलेक्ट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है कास्ट सर्वे, इसका मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कास्ट सर्वे, यानी कि जब स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी जगह की जनगणना करने के लिए कास्ट सर्वे करवाती है, जो कि अभी रिसेंटली किया गया है बिहार के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबो, दोनों सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ईयर इन इंडिया द फर्स्ट टाइम कास्ट सर्वे कंडक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से कब जो है किस साल के अंदर कास्ट सर्वे करवाया गया था। तो 2010 के अंदर, 2011 के अंदर, 2021 के अंदर, 2023 के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, 2011 के अंदर। बात करते हैं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द सेंसस कंडक्ट इन इंडिया, यानी कि कितने साल के बाद जो है हर साल जो है जनगणना करवाई जाती है, 12 साल के बाद, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 13 साल के बाद। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, हर 10 साल के बाद जो है करवाई जाती है। अब बात करें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके लॉ से रिलेटेड है, बिल्कुल मतलब कि प्रोविजन से रिलेटेड है, जो आपके बुक्स हैं उनसे रिलेटेड है। इन विच प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर ए प्रोविजन फॉर मेकिंग सेंसस, यानी कि कौन सा आर्टिकल है हमारे भारत संविधान का, कौन सा अनुच्छेद है जो बात करता है इस जनगणना के बारे में कि यहाँ पर जनगणना जो है करवाई जानी चाहिए। इसके रिगार्डिंग प्रावधान हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 300, आर्टिकल 320, आर्टिकल 340, आर्टिकल 316। तो आर्टिकल 340 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेंसस के बारे में प्रोविजंस। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।